नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। सेंट्रल डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे तिहाड़ में बंद सीएम केजरीवाल, अब क्या होगा दिल्ली का। क्या अब सीएम केजरीवाल जेल से चलाएंगे दिल्ली? पूरी तरीके से ऑपरेशन कमल से आप परेशान या सियासी दास्तां? बीजेपी का दावा भ्रष्टाचार से जंग, आपका कहना आरोप सियासी हैं। दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। फिर क्या था? राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 के बैरक में अकेले रखा गया, लेकिन केजरीवाल ने अभी तक सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि दिल्ली की सरकार जेल से कैसे चलेगी। दूसरी तरफ शराब घोटाले की जांच में नया खुलासा यह हुआ है कि अब कथित तौर पर सीएम केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी ले लिया। ईडी के मुताबिक केजरीवाल ने कहा है कि मंत्री कैलाश गहलोत के घर में रहने वाला शराब घोटाले का आरोपी विजय आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इन आरोपों से आगे आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी पर लगाया। आपके विधायक ऋतुराज झा ने विधानसभा में फोन नंबर देते हुए दावा किया है कि उन्हें 10 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ने पर 25 करोड़ रुपए और मंत्री पद देने का लालच दिया गया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा करके केजरीवाल के विधायकों को तोड़ना चाहती है, जबकि पेशी के वक्त केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। चुनावी मौसम में इन सियासी हालात को देखते हुए कई अहम सवाल भी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली की सरकार अब जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्या दिल्ली के एलजी जेल से सरकार चलाने की कोशिश को कामयाब होने देंगे? क्या दिल्ली के हालात राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहे हैं? और क्या आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे खरीद फरोख्त के आरोप सियासी हैं? मुद्दा बहुत ही गंभीर हो चुका है क्योंकि चुनाव है और उससे पहले यह पूरा मामला सामने आ चुका है। फिलहाल चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता आशीष तिवारी, आप नेता अनमोल बंसल, राजनीतिक विश्लेषक रोशन जमीर खान। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। रोशन जमीर जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजा गया और अब यह कहा जा रहा है कि क्या होगा दिल्ली की सरकार का, क्या कह रहा है आपका विश्लेषण? बिल्कुल मैं इस विषय पर विचार कर रहा था तो दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ऐन चुनाव से ठीक पहले उनको जेल भेजा जाता है जी। गिरफ्तारी होती है उनकी, ईडी ने छापा मारा। आम आदमी पार्टी के या विपक्ष के तमाम नेताओं का ये कहना ज़रूर है कि उनके साथ राजनीतिक विद्वेष के कारण, पक्षपात के कारण सत्ता पक्ष जो है अपने पद का दुरुपयोग करके उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। सवाल इस बात का है कि ईडी ने गिरफ्तार किया, ठीक है, पूछताछ हुई, मामला न्यायालय के सामने गया। ईडी को हम मान भी अगर लें कि सरकार के इशारे पर उन्हें गिरफ्तार करती है, मान भी लें इस बात को, लेकिन क्या न्यायालय को भी ये मानना पड़ेगा, जनता क्या ये मानेगी कि न्यायालय ने भी कुछ संविधान तर्कसंगत जो है संविधान संगत बात नहीं की? उनको अगर न्यायिक हिरासत में फिर से भेजा 15 दिन के लिए, तो निश्चित तौर से इस मामले में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा। रह गई बात संवैधानिक व्यवस्था की कि सरकार कैसे चलेगी, जेल से रहकर भी भारतीय संविधान में ऐसे प्रोविजंस हैं कि वहां से चलकर भी मुख्यमंत्री के आदेश निर्देश प्रशासनिक तंत्र को मिलते रहेंगे और सरकार जैसे चल रही थी वैसे चलेगी। चुनावी माहौल में अटकलों का बाजार तो गर्म होना ही है। सत्ता पक्ष अपनी सफाई पेश करेगा, विपक्ष अपनी सफाई पेश करेगा। एक बात तो निश्चित तौर से मैं इस बात के समर्थन में हूं कि चाहे चुनाव हो या चुनाव के बाद का समय हो या चुनाव के पहले का समय हो, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सिर्फ इस नाम पर कि चुनाव सर पर आ गए हैं और प्रशासन अपनी कार्यवाही न करे, ये किसी दशा में उचित नहीं ठहरा जा सकता मेरी दृष्टि में। ठीक है ना? और तमाम हमारे जो है प्रवक्तागण बैठे हुए राजनीतिक, वो अपने अपने पक्ष को रखेंगे।
रह गई बात सत्ता की, सत्ता के दुरुपयोग का मामला ये पहली बार नहीं हुआ है। सत्ता के दुरुपयोग का मामला कई बार पहले भी हो चुका है, वो चाहे हेमंत सोरेन के मामले में हो, ममता बनर्जी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में सेना का फ्लैग मार्च करवाना हो, सीएम हाउस में अघोषित जो है अरेस्ट करवा देना हो, ये सारी चीजें भय की राजनीति जो सत्ता पक्ष कर रहा है, इसे सराहनीय नहीं कहा जा सकता। भारतीय राजनीति की दिशा उस दिशा में जा रही है जहां लोगों को लोकतंत्र के अंदर तानाशाही की बू आने लगी है। इस चीज से हमें बचना होगा। आशीष जी, जी, दिल्ली की सरकार क्या जेल से चलेगी और क्या एलजी जेल से चलाने की अनुमति देंगे अरविंद केजरीवाल को? देखिए स्नेहा जी, भारतीय राजनीति में और ना संविधान में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दी गई है कि आप जेल से सरकार चला सकें, क्योंकि सरकार चलाने के लिए तमाम पहलू होते हैं, मीटिंगें करनी पड़ती हैं, बिल पास करने पड़ते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जेल में रहकर करना संभव नहीं है। और चाहे हेमंत सोरेन की बात हो, जयललिता की बात हो, या जितने भी ऐसे चीफ मिनिस्टर जिनको कभी चीफ मिनिस्टर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है जी। तो उन्होंने निश्चित तौर पर चीफ मिनिस्टर से उन्होंने पहले अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद में जेल गए और दूसरे को बनाया। लेकिन सत्ता की हवस, लालच, भूख किसको कहते हैं, ये अरविंद केजरीवाल ने बताया कि वो सत्ता को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जबकि अभी तक वो ईडी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम उनकी पूरी पार्टी, उनके समर्थक इस तरीके के आरोप लगाते रहे हैं कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको फंसाने का काम करा जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर आज जो न्यायालय ने निर्णय दिया, उनको 15 दिन की न्यायिक हिरासत पे थोड़ा सा गौर करिएगा जी। कि 15 दिन की जो न्यायिक हिरासत में भेजने का काम करा गया है, उससे सीधे सीधे ये चीज सिद्ध हो रही है कि दाल में कुछ काला जरूर है। क्योंकि अगर ये निर्दोष होते तो न्यायालय तो कम से कम, अगर ये संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, न्याय प्रणाली पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो ये लोग इस बात को जरूर जानते होंगे कि अगर न्यायालय ने इनको 15 दिन के लिए भेजा है, रिमांड पर दिया है, तो निश्चित तौर पर न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे सबूत जरूर प्रस्तुत करे गए हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल दोषी सिद्ध हो रहे होंगे। दूसरी चीज, हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, क्या कर लिया गया। अगर इन्होंने उसके एवज में बताया कि जैसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, क्या हमारे राजनीतिक विश्लेषक को नहीं पता है कि हेमंत सोरेन के यहाँ भ्रष्टाचार का क्या सगुफा मिला था, कितना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया था। और अगर ईडी ने उनको गिरफ्तार करा, उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कहा, तो फिर मैं ये कहता हूं कि इतने साल, इतने दिनों से अगर वो जेल के अंदर हैं तो न्यायिक हिरासत में है, क्या ये कहीं ना कहीं ये लोग परोक्ष रूप से न्यायालय के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करना चाहते हैं। हेमंत सोरेन को जो उनको जेल भेजने का काम करा है वो तो न्यायालय ने करा है, तो क्या आप न्यायालय के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से चिढ़ इस कदर बढ़ चुकी है कि आपको दिखना भी बंद हो गया है कि ये काम सरकार कर रही है कि न्यायालय कर रहा है? इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है। जी ठीक है जी सर, आप कुछ कह रहे थे राजनीतिक विश्लेषक जी। जी, मेरा मानना यह है जी। कि न्यायालय निश्चित तौर से न्याय करता है। एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार में बैठे एग्जीक्यूशन बॉडी की। बिल्कुल। क्या जितने न्यायालय ने जितने आदेश दिए थे उतने का एग्जीक्यूशन प्रॉपर प्रशासन ने कर दिया? यही लखनऊ की बात है सर, बात हेमंत सोरेन की सर, हो रही सर, थी, उस सर, पर ही हम थोड़ा सा करें तो प्लीज ठीक प्लीज है। प्लीज ध्यान भी दें। नहीं, आप बात से भटकिए मत। नहीं, आपने जो उदाहरण दिया सर, बात मुझे सुन तो लीजिए। आपने जो उदाहरण दिया हेमंत सोरेन का, मैंने उसमें एवज में आपको किस जवाब दिया है। किस अदालत ने भारतीय जनता पार्टी को कहा था कि एक चुनी हुई सरकार ममता जी के उसमें रहते हुए सेना का फ्लैग मार्च करवा दीजिए, जरा आदेश उस न्यायालय के प्रति हमें भी एक प्रेषित करवा दीजिए, हम भी जान लें, जनता भी जान ले थोड़ी सी। देखिए,
हम किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते। हम एक चीज जानते हैं कि हम भी जनता के बीच में रहते हैं, तो जो आवाजें जनता की हम तक पहुंचती हैं, हम उन चीजों को साझा करते हैं। हर चीज सरकार के अपने भी अधिकार हैं और न्यायालय की निष्पक्षता पर हम सवाल नहीं उठाते, जी। लेकिन न्यायालय उन तथ्यों के आधार पर फैसला देता है जो वहां पर सरकारी वकील और विपक्ष का वकील प्रस्तुत करता है, वही तो है। बिल्कुल। तो साक्ष्य जुटाने की ज्यादा सामर्थ्य किसमें है? सरकार के पक्ष में बैठे हुए लोगों के पास है या विपक्ष के पास? जिसकी एक बात ना पुलिस प्रशासन में सुनी जाती है। और दिल्ली की बात जहां तक की जाती है, तो दिल्ली में तो पुलिस भी अरविंद केजरीवाल के हाथ में नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, मैं एक लाइन में जवाब दे दूं। साक्ष्य जुटाने की जिम्मेदारी सरकार की है कि विपक्ष की है, मतलब ये नहीं। आप या तो आपने एक और आरोप गंभीर लगा दिया इन न्यायालय पे अपनी बात पे। आप ये कह रहे हैं कि जो न्यायालय में बैठे हुए जजेस हैं उनके कुछ दिमाग ही नहीं है, मतलब वो गलत तथ्यों को नहीं, आप यही कहना चाह रहे हो। आप गलत तथ्यों को वो जो जज हैं उनके, अरे भाई जो साक्ष्य प्रस्तुत करे जाएं, चाहे आरोपी की ओर से और चाहे सरकार की ओर से, न्यायालय पे जो जज है वो इसका फैसला करता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर उसको सही लगेगा तभी तो वो भेजेगा। ये आपने नई कौन सी बात बता दी कि सरकार उसमें साक्ष्य प्रस्तुत। ठीक है आशीष जी, रोशन जी आपका पक्ष आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले अनमोल जी का पक्ष लेते हैं। अनमोल बंसल जी, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है, क्या जेल से चलेगी सरकार? देखिए, निश्चित तौर पे पार्टी के जो हमारे पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता उन्होंने साफ कहा है कि अरविंद जी और विधायकों ने मीटिंग करके एक मुश्त संदेश दिया था कि हम लोग इस्तीफा नहीं देंगे। और ये पहले भी मीडिया में बोल दिया गया कि अरविंद जी इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से ही सरकार चलाएंगी। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है। आप सोचिए, जिस तरह से ईडी सीबीआई ने आज क्या देश की स्थिति कर दी है। जो ईडी बीजेपी का एक एजेंट हो चुका है। आप सोचिए, जो हम लोग निष्पक्ष मानते थे ईडी सीबीआई को, आज ईडी सीबीआई जहां भाजपा चाहती है वहीं ईडी सीबीआई चाहती है। आप सोचिए, अजित पवार जिसको प्रधानमंत्री जी स्वयं भ्रष्टाचारी घोषित करके आए थे, बोल के आए थे कि भ्रष्टाचारी हैं, उसको बीजेपी के आने के बाद उनके ऊपर कोई समझ नहीं गए। मुकुल रॉय, तमाम ऐसे लोग, हेमंत विश्व शर्मा, जो कि ना बीजेपी ने बुकलेट जारी किया था कि भ्रष्टाचारी हैं, जब वो कांग्रेस में मंत्री थे। उसके बाद वो बीजेपी में आ गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद उनके पास कोई समझ नहीं जाते हैं। तमाम ऐसे लोग, बीजेपी ने तो एक डिटर्जेंट बॉक्सिंग मशीन खरीद ली है कि और पार्टी में तो भ्रष्टाचारी और भाजपा में आ जाएंगे तो वो धुल के साफ हो जाएंगे। ना उनके पास ईडी का नोटिस जाएगा, ना सीबीआई का जाएगा, ना इनकम टैक्स का जाएगा। ठीक है, तो ये तो सरकार के, ये तो सरकारी संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप सोचिए, एक चुने। अनमोल जी, अभी आपने सरकारी संस्था और तमाम मुद्दों पे चर्चा की, तो एक सवाल है आपसे। एलजी और आम आदमी पार्टी की सरकार की हमेशा से नोकझोंक की खबरें चर्चा में रहती हैं। ऐसे में दिल्ली में सरकार जेल से चलाने की बात सामने आ रही है। आप कह रहे हैं बिल्कुल जेल से हम लोग सरकार चलाएंगे। क्या एलजी जेल से सरकार चलाने में आप लोगों को सफल होने देंगे? देखिए, एलजी साहब तो ऑलरेडी बीजेपी के इशारों पे काम करते हैं। पूरा देश जानता है कि जहां उनके ऊपर जो संदेश होता है उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो वो आगे क्या होगा वो देखते हैं। मगर आज देश देख रहा है कि चुने हुए मुख्यमंत्री, जो कि जनता के लिए जिसने काम किया, शिक्षा में काम किया, स्वास्थ्य में काम किया, सारे, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। आप सोचिए, स्वास्थ्य में काम करा, शिक्षा में काम करा, सरकार में सड़क बनाई, इतने अच्छे अच्छे काम किए जिसकी विदेशों में चर्चा है। आज इस मुख्यमंत्री को, काम करने वाले मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। जो काम नहीं करते उनको तो भाजपा प्रोत्साहित करती है, जो काम करते हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे बना के उनको जेल में डाल दिया जाता है। जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत, जब अरविंद केजरीवाल को कोई सजा ही नहीं सुनाई गई तो उनको जेल में भेजा ही क्यों गया 15 दिन के लिए? अरे उनके ऊपर कोई गुनाह, कोई प्रूफ थोड़ा हुआ है आज भाई, आपने 15 दिन के लिए जेल में? क्योंकि मेन इसका जो एजेंडा है बीजेपी का कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में कैंपेन करने से कैसे रोका जाए। ठीक है। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी 8-10 सालों में 2 राज्यों में सरकार, तीसरे गुजरात में 14% वोट लेके आई, 5 वहां पे विधायक जीते, उससे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की आंखों में केजरीवाल जी चुपते हैं। ठीक है। अभी से नहीं है। आप सोचिए इतने भ्रष्टाचारी लोग, मुकुल रॉय से लेके महाराष्ट्र से लेके असम तक,
कितने भ्रष्टाचारी लोग आज बीजेपी में शामिल हो गए, वो ईमानदार कैसे हो गए, और उनके ऊपर ईडी का नोटिस क्यों नहीं जा रहा है। दूसरी बात, जो भाजपा बोल रही है कि शराब घोटाले की कंपनी है जो रेड्डी जी की, उससे बीजेपी ने 55 करोड़ का चंदा खा लिया। आप सोचिए, आप एक तरफ तो कह रहे हो कि आपने घोटाला करा, इस कंपनी ने घोटाला करा, और चीज आप 55 करोड़ रुपए की रिश्वत लेके फिर उसको आप छोड़वा देते, उसको सरकारी गड़बड़ बना देते। तो देश देख रहा है, जनता देख रही है कि किस तरह से देश के संविधान का चीरहरण किया जा रहा है। ठीक है आशीष जी, जी बहुत ही गंभीर आरोप लगे, और साथ ही साथ अनमोल जी ने बता दिया कि उनकी मीटिंग में यह कंफर्म हो गया है कि जेल से ही सरकार चलेगी। देखिए, जेल से सरकार कोई नहीं चल पाएगी और ना ऐसा कोई प्रावधान है। अभी आप देखिएगा, अभी कुछ दिनों की, चूंकि आम आदमी पार्टी के लोग तो कुछ भी बोलते हैं ना। आप इनसे प्रश्न करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो उस पर ये जवाब ना दे के ये मुकल राय पे पहुंच जाएंगे। 1000 डिबेट में ये हो चुका है, ये बातें सारी हो चुकी। इनके पास कोई नई बातें तो है नहीं, घिसी पिटी पुरानी वही बातें, वही घूम घूम के, और हम लोग जवाब देते देते भी थक गए हैं। अब मन भी नहीं करता कि उनके पे और कोई चर्चा करे, क्योंकि इतनी बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन इनके पास चूंकि अनमोल जी जरा सा अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जी आशीष जी, लेकिन समस्या इन लोगों के पास ये, देखिए, न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जजेस को, कोर्ट को कोई ना कोई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में पुख्ता सबूत मिला है। इस बात को ये समझने के कोई जज जो है, जो कोर्ट है, वो कोई पागल आगल थोड़ी है वो लोग भाई। वो सब सर्वोच्च न्यायालय है और वो सब अच्छे लोग हैं, जजेस बैठे हुए पढ़ लिख कर आते हैं, उनके अंदर सारी चीजें, तो उनको पता है कि उन्होंने क्यों भेजा है। ये आम आदमी पार्टी के लोग ये इस बात को जेल भेजने के बाद भी मानने को तैयार नहीं। अभी तक ये कह रहे थे कोई जेल थोड़ी भेजे गए हैं, वो तो ईडी की हिरासत में है, वो तो ईडी की, आज उनको जेल भेज दिया गया है। तो अब ये दूसरी कहानियां बता रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ने गीता भी मंगा ली, वहां महाभारत भी मंगवा ली। तो वो समझ रहे हैं, केजरीवाल जान रहे इस बात को कि मैं फंस चुका हूं, मेरे जो भ्रष्टाचार हैं वो पकड़ लिए गए हैं और मुझको यहां पर लंबा जीवन व्यतीत करना है। उस हिसाब से उन्होंने सारी किताबें लंबी लंबी मंगा ली। वो जान रहे हैं कि टाइम पास करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये आम आदमी पार्टी जो है, उसके कार्यकर्ता, प्रवक्ता, नेता ये मानने को तैयार। और मैं बता दूं आपको कि आज अरविंद केजरीवाल ने एक और काम करा, उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया है कि जो विजय नायर हैं वो उनको रिपोर्ट करते थे। तो अब मुझे लग रहा है कि इनको भी बहुत जल्द बुलाएगी कोर्ट कि आप बताइए कि क्या है। चूंकि ये शराब घोटाला तो सिद्ध हो चुका है कि ये घोटाला तो हुआ है, जो ये नीतियां बनी है, ये गड़बड़ बनाई गई थी और उसके लिए ये सारे काम करे गए, घोटाले करे गए, तो ये बात तो निश्चित हो चुकी है। तो अब देखना ये बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि जब आतिशी और भारद्वाज बुलाए जाएंगे, सौरभ, तो उसके बाद में कोर्ट क्या निर्णय लेगी। आप एक बात समझिए ना। दूसरी चीज ये है कि एक हमेशा प्रश्न आ जाता है कि चुनाव के पहले क्यों। अरे मैं ये कह रहा हूं भाई कि इस पर भी तो आप थोड़ा सा पढ़ो। चुनाव के पहले नहीं, इनको ईडी ने 9 समन करे और इनको 2022 से समन कर रही है। चुनाव 2024 में है, गिरफ्तारी इनकी। आप क्या चाह रहे हो कि 9 से 19 हो जाए, 19 से 29 और 99 समन तक इनको, चूंकि चुनाव है इसलिए नहीं। चुनाव तो भारतवर्ष में हमेशा ही बने रहते हैं, कोई ना कोई चुनाव, इसीलिए हम वन नेशन वन इलेक्शन की मांग कर रहे हैं कि भाई चुनाव एक ही बार हो जाया करे, लेकिन उसमें भी दिक्कत है। तो आप एक बात को समझ लीजिए कि ये भ्रष्टाचारियों का गिरोह है। आम आदमी पार्टी के सारे भ्रष्टाचारी नेता, जो टॉप लीडिंग नेता थे, वो आज आप देख लीजिए, चाहे संजय सिंह हो, मनोज सिसोदिया हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या वो जो मालिश कराते हैं वो हो, वो सारे लोग आज आप देख लीजिए कि जेल के अंदर में। और जेल के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पे इनको कोई आदेश नहीं दिया गया है, इनको ईडी की हिरासत में नहीं, ये न्यायिक हिरासत में है। इनको न्यायालय के द्वारा बोला गया है और न्यायालय के द्वारा घोषणा करने के बाद भी अगर ये लोग उस पर प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं इनकी दुस्साहस को सलाम करता हूं कि ये कितने कट्टर बेईमान होने के बाद कितने कट्टर बेशर्म भी हैं, जो आज इस बात को समझने के लिए ये राजी नहीं हो रहे हैं और आज भी खड़े हैं कि अरविंद केजरीवाल शेर और कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदारी से गिरफ्तारी तक का सफर अरविंद केजरीवाल आज तय कर रहे हैं। ठीक है रोशन जी,
कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान और तमाम शब्द सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से अभी अनमोल जी ने कहा कि जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, हालांकि आशीष जी कह रहे हैं कि जेल से कोई सरकार ना चला पाएगा। इन्हें तो पता ही है, सत्ता पक्ष के हैं, इनको तो पहले से प्लानिंग होगी कि हो सकता है धारा 356 का उपयोग करके सरकार को बर्खास्त कर दें। अब इनके ऊपर जब आरोप लगते हैं कि भाई ये चीज़ आप कर सकते हैं, तो ये प्रूफ मांगने लगते हैं कि न्यायालय में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ सिंह साहब ने ईडी के डायरेक्टर को फटकार लगाई कि शाम को बीजेपी के खिलाफ कोई नेता बोल देता है, सवेरे आपके पास कोई काम नहीं होता, सवेरे उसी घर पहुंच जाते हो। तो अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि जजेस के पास अपना दिमाग होता है। बिल्कुल, मैं सैल्यूट करता हूं न्यायपालिका को, बिल्कुल सम्मान करता हूं। तो न्यायपालिका के निचले स्तर के जजों के पास दिमाग होता है, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश के पास दिमाग नहीं होता क्या? उसने ईडी के डायरेक्टर को ऑफिशियली झाड़ लगाई इस बात के लिए कि शाम को बीजेपी के अगेंस्ट में कोई नेता बोलता है और सवेरे आप हाजिर हो जाते हैं, आइंदा आपकी ऐसी हरकत को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कठोर शब्द माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश ने कही है। इनकार कर दें हमारे भाई, तो कार्यप्रणाली पे कहीं शक, कार्यपालिका के उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और कार्यपालिका किसके अधीन काम करती है कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी विद्वान लोग बैठे हुए हैं, पूरी जनता देख रही है इस बात को। अभी हाल ही में जो है पूर्व सांसद संजय सिंह साहब जौनपुर में 5 साल से 7 साल से केस चल रहा था, बीजेपी से इलेक्शन न लड़ने की सजा, सवेरे गिरफ्तारी हो जाती है। धनंजय, मैं माफी चाहूंगा, धनंजय सिंह साहब की गिरफ्तारी सवेरे हो जाती है। तो क्या ये चीजें इशारा नहीं करती कि कहीं ना कहीं वो हो रहा है, सत्ता अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है? अब हर चीज अगर अदालत के समक्ष निश्चित तौर से अगर साक्ष्य के तौर पर आ जाए, तो मैं ये नहीं कहता कि अदालतें अन्याय करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी, लेकिन साक्ष्य वहां तक पहुंचने पाए तब ना। किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से तो वहां तक बातें पहुंचती हैं, प्राइवेट लोगों के पास, व्यक्तिगत आदमी की अपनी एक रसूख है, वहां तक पहुंचने में उसको भी तो संसाधनों का सहारा लेना पड़ता है। तो साक्ष्यों के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की संभावना बनी रहती है। हमारे भाई इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। कोई भी आदमी हो, जितने भी लोग हैं, अभी माननीय जो है सांसद साहब बृजभूषण शरण सिंह के साहब के पास जितने गंभीर आरोप लगे, मैं नहीं कहता कि वो सच थे या झूठ थे, मैं नहीं बोलता उस पर, वो मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन अन्य किसी दल के किसी एक सांसद पर, पूरे भारतवर्ष में किसी भी दल पर किसी एक सांसद पर इतने गंभीर आरोप होते तो निश्चित तौर से भाजपा उनको देशद्रोही का राज्य दे चुकी होती। तो अपनों के साथ नरमी क्यों? आप एक पॉलिसी अपनाइए, अगर माफिया नहीं तो फिर चाहे अंसारी लगा हुआ हो, चाहे सिंह लगा हुआ हो, एक साथ सफाया करिए सबका ना। चाहे दुबे लगा हो, चाहे मिश्रा जी लगा हो, चाहे खान लगा हुआ हो, सबको एक साथ निपटाइए। बिल्कुल हम साथ हैं, लेकिन दोहरी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जब यथार्थ के धरातल पर आप आते हैं तब निश्चित तौर से जो आपको पसंदीदा लोग हैं उनकी माफियागिरी भी ठीक है, उनकी देशभक्ति चरम पर है, और जो आपके नीतियों के विरोध में, क्या लोकतंत्र में यही एक दिन देखने को बचा था कि विपक्ष में अगर कोई आदमी अपनी राय रखेगा तो उसे आप अनाचारी कह देंगे, भ्रष्टाचारी कह देंगे, अराजक कह देंगे, पाकिस्तानी कह देंगे, खालिस्तानी कह देंगे। देश का किसान अगर अपनी जायज मांगों को लेकर बैठता है उसको आप अत्याचारी कह देते हैं, खालिस्तानी कह देते हैं, अराजक कह देते रोशन हैं। जी, एक सवाल है जी, अभी आशीष जी ने कहा कि 15 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा न्यायिक हिरासत में तभी लिया गया जब कोर्ट को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लगा कि कहीं संलिप्तता है इनकी। एग्जैक्ट। आप मेरे भाई को याद भी होगा और सारे दर्शक देख रहे होंगे, मेरा पहला सेंटेंस इनके भी बोलने से पहले मैंने यही चीज कही। तो मैंने अपने भाषण की शुरुआत ही यहीं से किया था कि जब तक ईडी ने कार्यवाही की थी निश्चित तौर से वो संदेह के घेरे में था, लेकिन अगर 15 दिन की न्यायिक हिरासत में गया है तो मैं अपने देश की न्यायपालिका की निष्पक्षता का प्रबल समर्थक हूं, और मैं उनमें से कतई नहीं हूं कि धुर विरोधी मैं भाजपा का या आशीष जी का हूं, नहीं, कतई नहीं। जो इनकी बातें अच्छी हैं
भाजपा ने जो अच्छे काम किए हैं निश्चित तौर से मैं उनका समर्थक हूं। ठीक है। जैसे मैं एक सार्वजनिक मंच से, मैं 1 मिनट सिर्फ और बोलना जी। चाहता हूं। मैं एक चीज सार्वजनिक मंच से बोला था, मेरे ऊपर आरोप भी लगा था, बहुत सारे धार्मिक कट्टर लोग ने मुझे मैसेज किए, तमाम धमकियां दी। मैंने एक चीज सरे मंच पर बोला था कि योगी जी के शासन में और कुछ अच्छा हुआ या ना हुआ हो, लेकिन आज की डेट में लखनऊ के तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे जिलों के चौराहे पर जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हुआ करती थी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि अगर कोई अकेली लड़की उधर से चली जाए तो बड़े से बड़े माफिया की हिम्मत नहीं पड़ती कि उसके बारे में कुछ बोल दे। वो हमारे ही घर की बहन बेटी तो थी। तो ये काम उन्होंने अच्छा किया है तो इसको हम अच्छा भी कहते हैं। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं कि हम किसी के पक्ष में बोलेंगे। जो जनता के बीच में समस्याएं हैं, और हर राजनीतिक व्यक्ति को भी और हमें समेत इस बात को समझना चाहिए कि अगर जनता से कोई बात उठकर आ रही है तो हमें उसको शालीनता के साथ स्वीकार भी करना चाहिए, हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। हम भाजपा के विरोधी नहीं, भाजपा शासन करे, अच्छी नीतियों के साथ करे ना। ठीक है अनमोल जी, जी चाहे आशीष जी हो या रोशन जी, सबका यही कहना कि न्यायिक हिरासत में है, फिर सवाल तो उठना कहीं से भी सही नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ संलिप्तता है। दूसरी तरफ एक मुद्दा और उठ चुका है, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी अरविंद केजरीवाल ने जांच में दिया है। पूछताछ के दौरान उन्होंने उन दोनों का भी नाम लिया है। देखिए, उन्होंने नाम लिया है नहीं लिया है ये तो ईडी बोल रही है, वो तो ना बोल रहे हैं। और ईडी क्या बोलती है वो पूरा देश देख रहा है और जान रहा है। जी। आप मेरा एक बीजेपी के प्रवक्ता से एक निवेदन है कि भाजपा की कोई वॉशिंग मशीन है कि मतलब जो और पार्टियों में भ्रष्टाचारियों की पार्टी में आके ईमानदार कैसे हो जाते हैं। नारायण राणे इनके जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे इनके ऊपर क्या आरोप थे, आप बीजेपी में आके उन पर क्यों नहीं जांच हो रही है? ये भी तो जानना चाहेगा ना कि मुकुल रॉय के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर जो बीजेपी कहती थी ये भ्रष्टाचारी है, मैं तो ना कहता था, बीजेपी ने बुकलेट जारी करा था कि भ्रष्टाचारी है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? येदियुरप्पा के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? विश्वनाथ सिंह चौहान व्यापम घोटाला, 62 से ज्यादा लोगों की मौत और क्लीन चिट। ये मजाक चल रहा है, देश चल रहा है। अब ना अपने जो आपकी पार्टी के लोग होंगे जिनसे आपको फायदा होगा आप उनको क्लीन चिट कर दोगे और इसमें और देश में इस पर कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। आप कह रहे हो कि शराब घोटाला हुआ, तो आपने शराब घोटाले वाली कंपनी से 55 करोड़ रुपए का चंदा कैसे ले लिया? आपने पहले उसको अरेस्ट किया, उसके बाद 55 करोड़ का चंदा लिया, तो उसके बाद छोड़ा, उसको सरकारी गवाह बनाया। तो देश देख रहा है मैडम किस तरह से आप लोगों को, विपक्ष को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र में विपक्ष होगा तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। आपने आज क्या मचा दिया कि जो आपके खिलाफ होगा आप उसको सबको जेल में डाल देंगे। अरे मजाक चल रहा है क्या कि आप चुने हुए मुख्यमंत्री को डाल देंगे, झूठे आरोप लगा देंगे जो आपकी पार्टी की खुद। आप सोचिए, मोदी जी ने खुद कहा था कि अजित पवार भ्रष्टाचार के आरोपी है, 27,000 करोड़ के आरोपी है। मैंने तो नहीं बोला था ना, तो फिर वो ईमानदार कैसे हो गए, वो डिप्टी सीएम कैसे? तो ये कैसी बात है कि भ्रष्टाचारियों से बीजेपी को कोई बैन नहीं है? यानी मोदी जी की पसंद भ्रष्टाचारी है ना। मैंने तो नहीं बोला कि अजित पवार भ्रष्टाचारी है, ये तो खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बोला कि वो अजित पवार भ्रष्टाचारी है। तो आज वो ईमानदार कैसे हो गए? तो ये वॉशिंग मशीन बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन खरीद ली है क्या, जो भारत की मतलब उनको डिटर्जेंट डालेंगे और वो धुल के साफ हो जाएंगे? अरे ऐसा मत कीजिए। देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है जो होगा उस पर हम लोग लड़ेंगे और निश्चित तौर पे लड़ेंगे। और ये अरविंद केजरीवाल जी को ज्यादा दिन तक जेल में रख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होगी। आप आज आपके पास ईडी है, सीबीआई है, कारण आपके पास सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हो, मगर देश देख रहा है। अनमोल जी, अभी आशीष जी ने कहा जेल से सरकार नहीं चला पाएगा कोई भी। देखिए, इसके संविधान में लिखा है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा, जेल जाएगा तो? किसी संविधान में नहीं लिखा ना। आप भाजपा के संविधान में लिखा हो तो मुझे नहीं पता। अगर भाजपा के संविधान में, आरएसएस के संविधान में अगर लिखा होगा तो मुझे नहीं पता, मगर हमारे जो डॉक्टर साहब ने, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया उसमें नहीं लिखा कि जेल जाने के लिए कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना जरूरी है। दूसरी बात, सारा प्रमुख जो थे, सारा के मालिक, उनको भी कोर्ट ने एक ऑफिस प्रोवाइड कराया था कामकाज करने के लिए। तो निश्चित रूप से जेल से सरकार चलाई जाएगी और हम लोग जो जनता के लिए काम है, सड़क, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा, जिसके लिए वो पूरी दुनिया में उसकी तारीफ की गई, उस पर हम लोग काम कर रहे थे और हम काम करते रहेंगे। ठीक है जी आशीष जी। देखिए स्नेहा जी, अभी इन्होंने संविधान की बात करी कि संविधान, कौन से संविधान में लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। निश्चित तौर पर ऐसा भी कहीं कुछ नहीं लिखा है, लेकिन
जिस संविधान की ये दुहाई दे रहे हैं उसी संविधान ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा है। इस बात को ये मानने को तैयार नहीं है। उसी संविधान के तहत ही उनके ऊपर धाराएं लगी हैं। संविधान में जेल नहीं भेजा है, ईडी सीबीआई की बीजेपी के एजेंट के रूप में, बीजेपी के एजेंट के रूप में जो काम करी है उसने जेल भेजा है। कोर्ट ने जेल भेजा है भाई। अरे सर, आप बीजेपी के जो भ्रष्टाचारी है उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनके अब ऊपर कभी बिल्कुल इनका समझ मैं आएगा? उसी पर क्या मोदी जी चुप अब आप मुझे अजित पवार खुद मोदी जी बोल के आए थे, मैंने तो नहीं बोला ना कि वो अच्छा। ठीक है अनमोल जी, जवाब लेते हैं आशीष जी से। आशीष जी अनमोल जी आप बता नहीं, दीजिए। अजित पवार के ऊपर नहीं बोलेंगे, ये मुकुल रॉय के ऊपर नहीं बोलेंगे, बोल रहा हूँ हेमंत भाई शर्मा मैं। के ऊपर लेते हैं नहीं लेते हैं, आप सुनिए वो अरे कह रहे हैं मैं सुनेंगे बोल तब रहा तो हूँ। मैं बोलूंगा ना, अनमोल आप जी सुन तो लीजिए। वो कह रहे हैं मैं सब मुद्दों पे जवाब देने के लिए तैयार हूँ धीरज जी। धरिए बंसल भाई, धीरज धरिए। जी। अच्छा ये बता दीजिए, ये अजीत पवार, मुकुल राय, हेमंत सोरेन, ये सब भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है? आप बता दीजिए, हैं कि नहीं है? अरे खुद प्रधानमंत्री ने बोला है कि ये ना जिसको वो फिर भ्रष्टाचारी थे। प्रधानमंत्री ने क्या बोला ये मुझे नहीं जानना है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप बताइए अरे जब ये प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार। ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ना भाई वो अजित पवार सच्चाई, भ्रष्टाचारी है। वो सच्चाई होगी नहीं होगी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है। अरे भैया, मैं कोई जांच एजेंसी तो ना हूँ। अरे जांच एजेंसी नहीं हो आप, तो आप ये बताओगे कि आपके नजर में ये भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है? जो 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, अगर प्रधानमंत्री जी इसको बोल के आए हैं, अगर उसकी जांच नहीं हो रही है और वो डिप्टी सीएम बना बैठा है, तो यानी ये तो पता चलता है कि भाजपा का मिली भगत है। अब सुन लीजिए मेरी बात, आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं। आप बस प्रधानमंत्री जी कहेंगे, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये प्रधानमंत्री जी वो कहा है, और आपने कहा कि मैं कोई जांच एजेंसी थोड़ी जो मैं बता दूं। तो आप जांच एजेंसी नहीं हो तो आप ये भी नहीं बता पाओगे कि उनके ऊपर जांच बंद कर दी गई है कि चल रही है। इतना इतना कॉन्फिडेंस में मत बोलिए। अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, इनके ऊपर कितनी कार्रवाई हुई है? सुन लीजिए भाई, कितने 1.5 साल के अंदर समन कितने गए, कितनी बार कार्रवाई हुई है, इतना मुझे बता अच्छा, दीजिए। आप अरे लोग सुनेंगे तमाम नहीं तो हेमंत आप सोरेन कैसे और बात कर तमाम पाएंगे? मुद्दों पे चर्चा कर ले रहे हैं, लेकिन जो आज का मुद्दा है उससे- क्या उससे तो ये वो भाग हल्का जाएंगे मुद्दा वो। है क्या? उससे तो ये भागेंगे क्योंकि उस पर तो इनके पास दिल्ली जवाब की नहीं है, सरकार दुनिया भर की पर बातें मुद्दा करेंगे। है पूरी तरीके से। स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। संविधान ने ही उनको तहत उनको जेल भेजा गया है, और वो दोषी हैं तभी वो जेल भेजे गए हैं। भ्रष्टाचारी जो आपके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आप उनको आज भी बैठकर, और जब इनको लंबी सजा सुनाई जाएगी उस दिन भी आप कहेंगे कि वो बीजेपी ने इनको भेज दिया और गलत तथ्य। चूंकि आपका ना संविधान के ऊपर विश्वास है और ना संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर विश्वास है। आप लोग गलत करने वाले लोग हो। नीतियां आपके हाथ, बंदर के हाथ में अस्तुरा दिया गया तो उसने पूरा सर ही गंजा कर दिया। उसने इतनी तरीके से, आप चाहे जल बोर्ड का जो घोटाला हुआ हो आप उसकी बात कर लो, या आप शराब कांड की बात कर लो, या आप ये स्वास्थ्य जो मोहल्ला क्लिनिक आप उसके घोटाले की, एक मोहल्ला क्लिनिक में 500 जो डेटा एंट्री है उसमें 000 नंबर लिखा है, 999 नंबर लिखा है, एक लोगों के 10-10 बार नाम लिखे। तो घोटालों की सरकार जो ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में चला रही थी, आज उसके जो कार्यकर्ता और जो उसके प्रवक्ता है वो आज अपने घोटालेबाज मुख्यमंत्री को ये मानने को तैयार नहीं, जबकि न्यायिक प्रणाली के व्यवस्था के से उनको भेजा गया है जेल, तब भी ये मानने को तैयार नहीं है। ये इससे ज्यादा और बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। और ये कह रहे हैं कि 2-2 जगह सरकारें, अरे वही शराब घोटाले का ही तो पैसा आपने हर जगह लगाया, वो भी एक इसमें मुद्दा है। 45 करोड़ रुपए जो आपने गोवा के चुनाव में, अभी आतिशी जी भी आ रही हैं, एक एक करके इसको प्याज के छिलके की तरीके परते उतरेंगी और सारा सच सामने आता है। लेकिन आशीष जी, अभी अनमोल जी ने कहा कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम पता नहीं अरविंद केजरीवाल ने लिया या फिर ईडी ने बीजेपी के इशारे पर वो नाम भी ले लिया। अब इनको नहीं जानकारी है तो इनको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जब डिबेट में आए तो सारी चीजों को सुनकर, पढ़कर, समझ कर आए। आज इनको नहीं पता है तो इसमें इनकी गलती है भाई। इनको नहीं पता कि उन्होंने, ईडी ने लिया। आप बताइए, ईडी ने नहीं लिया है, अरविंद केजरीवाल ने नहीं लिया है नाम, कि वो नायर जो है वो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। आशीष जी, लगातार अनमोल जी कह रहे हैं कि इनके कहने से ये तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल दोषी भी नहीं है। ठीक तो है, क्या मैं कोर्ट की बात मानूं कि इनकी बात मान लूं? ठीक है। रोशन जी, जी। अभी जो हालात हैं दिल्ली के,
क्या लग रहा है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन तो नहीं कहीं लगने वाले हालात हो चुके हैं? जहां तक मैं जानता हूं जी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है। वो धारा 356 लगाने की तो कतई भूल नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि परिंदे के सिर्फ पर काटे जाते हैं, गला नहीं काटा जाता। इतने से उसका काम तमाम हो जाता है, उड़ना बंद कर देता है। उतने भर का उन्होंने काम कर दिया है लगभग। एक बात और कहना चाहता हूँ, जी रह गई बात ELG और पीएम मुख्यमंत्री के मोदी जी ने पर काटे, ये थोड़ा सा रोशन जी ठीक है, वो जेल तक पहुंच गए, मोदी मतलब ने जेल भेजा है उनको। अरे न्यायालय ने ये भेजा। उनके कोई भी ऐसे कर्म नहीं है भाई सर, वो कर्मों की वजह से नहीं आप गए। आप प्लीज थोड़ा सा आपकी आशीष बारी जी, आएगी, आशीष जी। मुझे बोलने तो दीजिए, अपनी बात वो कर मैंने स्नेहा जी को हाँ बोला, आपको आप नहीं आप बोला। ही नहीं बोला, लेकिन डिस्टरबेंस हो रहा है तो मैं अपने बात से भटक जाऊंगा। ठीक है, कुल मिला के वो सक्रिय चुनाव में भाग लेने की प्रक्रिया से दूर रहेंगे। ELG के और मुख्यमंत्री के संबंधों की जहां तक बात आती हो, कड़ुआहट भरे पहले से हैं, क्योंकि ELG का पद जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। वो जिसको चाहता है अपने पसंद का बैठाता है। इसमें सिर्फ भाजपा नहीं, कांग्रेस अगर सत्ता में होती तो वो भी अपने पसंद का बैठाती, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उनकी कार्यप्रणाली, पुलिस पहले से दिल्ली की जो है सेंटर के अधीन है, तो निश्चित तौर से इनको अपने मनमाफिक कुछ करने का मौका मिल जाएगा। दूसरी चीज, भ्रष्टाचार। हमारे भाई जो है आशीष जी लगातार अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी करते रहे थे। इनको राफेल घोटाले की फाइल PM हाउस से गायब हो जाती है, ये घोटाला इनको कतई नहीं दिखाया गया, इस पे कतई ये बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे घोटाले, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो आदमी की जिस आदमी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, आपके पार्टी को सिर्फ उन्होंने ही डोनेशन क्यों दिया है? एक सवाल तो उठता है ना। अगर मुझे ही आप पहले दोषी कहे हैं और मैं फिर बाद में आप ही को चंदा देता हूं, तो ये चंदा है कि घूस है? अघोषित रूप से क्या है? मैं अपनी छवि को बेदाग करने के लिए आपकी नजरों में मैं आपको चंदा देता हूं और कहीं ना कहीं से मुझे क्लीन चिट मिल जाती है। मैं ये नहीं कहता कि न्यायालय गलत करता है जी, लेकिन कहीं ना कहीं तो यह संदेह उत्पन्न करता है। कोवैक्सीन कंपनी जिसकी वैक्सीन भारतवर्ष में लाई गई, 2,500 करोड़ रुपए का चंदा क्यों देती है? किस बात के लिए देती है? इसलिए सिर्फ अघोषित तौर का एक घूस है कि हमारी वैक्सीन आप चलाइए, व्यापार चल रहा है। पारदर्शिता के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड ने जितनी बड़ी, और वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के इशारे पर, SBI ने, पूरा देश जानता है बैंकिंग सिस्टम। रोशन जी कल ही मेरठ में PM मोदी ने कहा था कि जितने लोग बॉन्ड की लेकर के आलोचना कर रहे हैं उनको पछताना पड़ेगा। बिल्कुल पछताना पड़ेगा, निश्चित तौर से। उनके यहां भी ED जाएगी, पछताना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो सार्वजनिक रूप से बात है। सवाल इस बात का है कि जो चीज SBI के चेयरमैन को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा दीजिए, आप भी जानती हैं, सारे पैनल के लोग, तमाम वरिष्ठ नागरिक बैठे हुए हैं, सारे साथी बैठे हुए हैं, वो इस बात को जानते हैं कि आज की डेट में बैंक का डाटा निकलवाना ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का काम है। बिल्कुल। किस आधार पर, किसकी सह पर SBI के चेयरमैन 4 महीने की मोहलत मांगता है? इलेक्शन बीत जाए तब हम इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करें? ये तो धन्य कहिए भारतवर्ष की न्यायपालिका को और वहां के सिलेक्शन सिस्टम को। कहीं ना कहीं एक आदमी ऐसा न्याय का प्रतीक बैठा होता है। चंद्रचूड़ साहब जिद पे अड़ गए कि मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। आखिर उसी SBI ने क्यों फिर 24 घंटे के अंदर कैसे दे दिया डाटा, जो 4 महीने में वो टालना चाह रहे थे? किसके इशारे पर? SBI का उसमें कौन सा हित छुपा हुआ था? क्यों ये बात छुपाने की जनता से कोशिश की जा रही थी? जी आशीष जी, देखिए स्नेहा जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब इतना विश्लेषण कर लेते हैं लेकिन तथ्य क्यों भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला और विपक्ष को 14,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला। विपक्ष को कौन सी घूस मिली है? मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग है, जिसकी 17 राज्यों में सरकार है, उसको अगर 6,000 करोड़ मिल जाता है तो वो घूस हो जाती है। और जो विपक्ष, उनको 14,000 करोड़ रुपया जो मिलता है बॉन्ड के माध्यम से, तो वो क्या है? वो कोई घूस नहीं है। अजीब अजीब थ्योरी ये लोग अपना बुनते हैं अपने हिसाब से। दूसरी चीज, स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहा, उससे हमारा क्या लेना देना है? आप सुप्रीम कोर्ट और स्टेट बैंक के बीच के मामले को आप हमसे क्यों जोड़ना चाह रहे हो?
हम तो ये अगर आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो तो हम तो ये कहेंगे हमको तो 6,000 करोड़ ही मिला है, जिसको 14,000 करोड़ रुपया मिला है वो ज्यादा परेशान होगा, वो ये चाह रहा होगा कि ये ना खुले राज जो भी है। और हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए, हमारे पहले तो नगद में सब चलता था मामला। आज अगर हमारे राजनीतिक विश्लेषक यहाँ अच्छा, आप लोगों को नहीं लग रहा कि आप लोग मुद्दे से भटक के पूरे तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड पे आ गए? 2 सेकंड की बात सुन लीजिए जी। अगर आज हम यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, और किसको कितना मिला, ये जो पारदर्शिता है वो सिर्फ इस वजह से हो पा रही क्योंकि ये मेथड हम लेकर आए कि किसको कहां से मिल रहा है और किस सोर्स से मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि ये पारदर्शिता लाने में हमारी सबसे बड़ी भूमिका है। हम आज अगर ये बॉन्ड नहीं लाते तो फिर आज भी ये सब नगद नाराज चल रहा होता जैसे कि पिछले सालों में चलता रहा है, किसके पास कितना शनाब पैसा आया। तो 14,000 करोड़ में कौन सी घूसें आई हैं वो जरूर बताना चाहिए कि जनता को कि 6,000। चलिए उसमें बाद में चर्चा कर लेंगे, फिलहाल मुद्दे पे रहते हैं। अनमोल जी, एक तरफ बार बार ये दावा किया जा रहा है कि न्यायिक हिरासत में है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ सबूत है। दूसरी तरफ सरकार को लेकर के चर्चा है कि आखिरकार कैसे जेल से चलेगी सरकार, एलजी की बनती नहीं है, फिर सरकार जेल से चलाने में मदद कौन करेगा? देखिए, सरकार जेल से ही, हमने पहले भी बोल चुके हैं, अब भी बोले, सरकार हम लोग जेल से चलाएंगे। सवाल वही है, कैसे नहीं चलेगी आप बताइए? क्यों? जो आदेश जो भी मुख्यमंत्री को देना होगा वो देंगे, जो भी प्रक्रिया होगी, कानूनी प्रक्रिया होगी, उसको फॉलो किया जाएगा। अभी हमारे भाई बॉन्ड पे बात कर रहे थे, आप सोचिए फ्यूचर गेमिंग कंपनी जिसपे ऊपर 2 अप्रैल को 50 फ्रॉड के मामले में ईडी ने छापा मारा। 6 जून को उसने बीजेपी को 1400 करोड़ रुपया दिया और उसके बाद वो ईमानदार हो गई पूरी कंपनी। उसके बाद उसके ऊपर कोई छापा नहीं मारा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो सरासर लूट चल रही है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से साबित हो चुका है कि भाजपा ईडी के जरिए वसूली कर रही है। आप सोचिए वो 2 जून को वो सॉरी। अच्छा अनमोल जी, बीजेपी आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड या तमाम मुद्दे उठाए तो समझ में आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी उठाए तो समझ में नहीं आता, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त बहुत ही बड़ा आरोप लगा है। कहीं ना कहीं अब उन 2 दिग्गज चेहरों को भी शामिल किया जा रहा है जो फिलहाल आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज। देखिए, भाजपा को आम आदमी पार्टी के नेता तो छोड़िए, कार्यकर्ताओं से भी डर लगता है। अगर मोदी जी का बल चले ना तो पूरे आम आदमी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता उनको भी जेल में डाल दे, मगर उनके हाथ में है नहीं, इसलिए वो नेताओं को डालने में लगे। उन्हें दिखता है कि ये लोग हैं, क्योंकि आप सोचिए डाकू को भी ईमानदार लोगों से डर लगता है। इन्हें पता है कि ईमानदार लोग हैं, हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसलिए जेल में ठूसो। तो वो स्थिति हमारे देश में हो चुकी है कि प्रधानमंत्री जी को पैसे, ये लोग बोलते हैं हम बहुत छोटी पार्टी है, हम 25 पैसे की पार्टी है, खूब ऐसे बातें बोली गई थी पहले। मगर आप सोचिए कि एक नेता को टारगेट करके डाल दिया जा रहा है जेल में। भाजपा के नेता कब जेल में जाएंगे, मुझे इसका जवाब दीजिए ना। शिवराज सिंह चौहान व्यापक घोटाला हो गया, कितने लोगों की बेरहमी से हत्या हो गई, सबसे बड़ा घोटाला तो वो था। वो कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, वो कैसे बाइजत करे, वो घूम रहे हैं। येदियुरप्पा जी कैसे घूम रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बीजेपी ने बुकलेट जारी करा था, मैंने नहीं करा था। बीजेपी ने कहा था ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है सम के, जब वो कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर थे। आज वो भाजपा में आके वो ईमानदार कैसे हो गए, तो भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री कैसे बना दिया। तो देश ये भी तो जानना चाहेगा ना कि आप सीबीआई का कैसे दुरुपयोग कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। आशीष जी, आखिरी का 2 मिनट मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, जो आखिरी के 2 मिनट में मैं जो आज का मुद्दा है उस पर ही रहना चाहूँगा, क्योंकि आम आदमी के पास तो कोई वो है नहीं। बस एक गाना था, बहुत पुराना गाना था, मुझे लग रहा है वो आज बिल्कुल चरितार्थ हो गया है कि आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। तो ये जो आम आदमी पार्टी है ये निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारी है। इसके सारे नेता भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर हैं, न्यायिक हिरासत में हैं, और इन्होंने दिल्ली और देश की जनता को छलने का काम करा है। अभी हाल फिलहाल में आतिशी और सौरभ भारद्वाज, ये दोनों लोग बहुत तेज एक्टिव दिख रहे थे, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं ये डर था। और इनके स्टेटमेंट भी आप देखिए तो ये हमेशा ये कहते
नजर आए हैं कि अगला नंबर हो सकता है हम चले जाएं। क्यों? क्योंकि इनको सब पता है कि उस हमाम में ये सारे नंगे हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार करा है, शराब नीति में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देश को और दिल्ली की जनता को बहुत ही गहरा धक्का लगा है। जी अनमोल जी, आखिरी का 2 मिनट, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, जिस तरह से आज देश में घोषित इमरजेंसी लगी हुई है, खुद पार्टी के विधायकों को, हमारी पार्टी के विधायकों को 25-25 में करोड़ में फोन करके खरीदने की बात कही जा रही है कि आप हमारे साथ आ जाइए, आपके नेता को तो हमने जेल में भेज दिया, आप भी रहोगे, आपको इसमें झूठे इंजाम में जेल भेज देंगे। किस तरह से लोकतंत्र का चीन देश देख रहा है मैडम। आप सोचिए, ये लोग विधायकों को अपने पाले में नहीं ला सकते थे, उनके ऊपर ईडी सीबीआई का वो रेड मार रहे हैं, तो कहां तक वो होगा। आप सोचिए, इन्होंने कर्नाटक में सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, और तो महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी। 50-50 खोखे के आरोप लगे। इसकी कार्रवाई कब होगी? ये कहां से पैसा आया? कुछ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? ये देश देख रहा है। आप देखिएगा, ये इतिहास में चुनाव तो कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा, मगर इतिहास के काले अक्षरों में इसका नाम लिखा जाएगा कि देश में एक ऐसा तानाशाह आया था जिसने पूरे विपक्ष को झूठे आरोपों में बंद करके जेल में डाल दिया, और भ्रष्टाचार के जो आरोपी थे उनके संग दावतें खाई। ठीक है रोशन जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। जी, हमसे हमारे पूर्व वक्ता आशीष भाई कह रहे थे कि बंदर के हाथ में अस्तूरा दे दोगे तो छील के तो रख ही देगा। बिल्कुल अपने पार्टी के बारे में इन्होंने सही बात कही। जीडीपी को छील कर उस जगह पहुंचा दिया कि जीडीपी को जस्टिफाई करने के लिए पूरे लोगों को फिर से जीडीपी की गणना का आधार बदलना पड़ा, और सरकारी संस्थाओं पर मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन प्रक्रिया से लेकर जितनी चीजें हैं, एक एक चीज बताने का वक्त नहीं है। विपक्ष का एक व्यक्ति रह जाए और सत्ता पक्ष के 2 लोग रह जाएं, तो चुनाव आयोग का फैसला हो जाए तो जीत किसकी है पहले से। इन चीजों को कहीं ना कहीं ये देश के लिए अहितकारी है। भाजपा को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जनता सब कुछ देखती रहती है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि अरविंद केजरीवाल को आज 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया है। तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल बंद है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या होगा दिल्ली की सरकार का। फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी, क्या वाकई जेल से सरकार चलाना आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान होने वाला है? खैर, ये तो आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।